स्वागत है आप सबों का इस नए वीडियो में। एस एफ डी बी एम डी के इस चैप्टर में अब तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ न्यूमेरिकल्स को देखा है। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कई सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था। उसके बाद भी कुछ न्यूमेरिकल्स बच गए हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यानी कि UVL लग रहा हो तो उसे कैसे हम डील करेंगे, उसकी SFD BMD कैसे ड्रॉ करेंगे और साथ में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और उसका लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो के मेन कंटेंट को। ये थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेकिन लोड जो है यहाँ पॉइंट लोड नहीं है और ना ही UDL है। ये लोड वेरिंग है, UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, और ये लोड कैसे वेरी कर रहा है, तो सपोर्ट B पे इसकी वैल्यू 0 है और सपोर्ट A पे जो पहुंच रहा है तो इसकी इंटेंसिटी W हो जा रही है। W इज नॉट द लोड, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ लोड। तो लास्ट एंड पे जो है इसकी वैल्यू W है और यहाँ पे 0 है, तो 0 इंटेंसिटी और इंटेंसिटी लोड की बढ़ रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये लोड वेरी कर रहा है, यानी लोड A पे कम है और A से जैसे आगे बढ़ते हैं तो लोड का अमाउंट भी बढ़ रहा है। यानी यहाँ पे मान लो अगर 0 किलो न्यूटन है, यहाँ 1 किलो न्यूटन का लोड लगा। ठीक है, आगे बढ़े तो 2 किलो न्यूटन का लगा, लिनियरली वेरी कर रहा है। इधर बढ़े तो 4 किलो न्यूटन हो गया, 6 किलो न्यूटन हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, यानी लिनियर डायरेक्शन में ये लोड बढ़ रहा है, लेकिन हर जगह लग रहा है, हर पॉइंट पे लग रहा है। ये तो मैंने इसको जो है पॉइंट लोड की तरह अप्रॉक्सीमेट किया है, बट दिस इज नॉट पॉइंट लोड, दिस इज कंटिन्यूअस लोड। हर पॉइंट पे लोड जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो इस टाइप का इसका मैग्नीट्यूड है जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस केस में आप लोग को निकालना है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, राइट। तो अब पहले तो आप लोग को ये सीखना होगा कि UVL वाले केस को हम लोग डील कैसे करते हैं, और तब जाके हम लोग इसको बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट रिएक्शन, चूँकि लोडिंग जो है UVL है या ट्रायंगुलर लोड है, ट्रायंगल के जैसा है। तो इसमें RA और RB को निकालने के लिए हमें ट्रायंगुलर लोड के इक्विवेलेंट लोड को कन्वर्ट करना होगा। ट्रायंगुलर लोड जो यहाँ बन रहा है इसको इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में हमें कन्वर्ट करना होगा। और इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कहाँ पे लगेगा, तो इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वहाँ पे जो प्रेजेंट लोडिंग डायग्राम है उसके सेंट्रॉइड पे इक्विवेलेंट पॉइंट लोड लगेगा। जैसे मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन बताया था, उसमें UDL लग रहा था इस हिस्से में। ठीक है, W UDL था और X डिस्टेंस था। तो मैंने आप लोग को एक डायग्राम दिखाया था जिसमें WX जो है नाम का लोड x/2 डिस्टेंस पे लग रहा है, यानी इस पूरे UDL का इक्विवेलेंट मैंने यहाँ पे लोड अप्लाई पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके अप्लाई किया। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, आपको इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने क्या किया है, इसको आगे देखिए। यहाँ पे चूंकि ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया जो है वो आपको लोड देगा। जैसे अगर UDL रहता तो W इंटू LX करने से लोड निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, तो W में इस लेंथ से गुना करना होगा। यहाँ पे लोड की इंटेंसिटी है तो लोड X के हिसाब से बढ़ रहा है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वही इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, ये हिस्सा है कितना 1/2 इंटू W इंटू L, ये पूरा एरिया हो जाएगा। तो ये WL/2 हमारा नेट लोड हो गया। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया आपको पूरा लोड बताएगा, तो W इंटू L/2 इज द लोड। अब ये लोड कहाँ लगेगा, तो ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे लगेगा। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, इधर से 2L/3 पे होगा, 2L/3 पे, और इधर से L/3 पे। तो हमने क्या किया है, AB लेके B से 2L/3 और A से L/3 डिस्टेंस पे इस पूरे ट्रायंगल के इक्विवेलेंट एक पॉइंट लोड लगा दिया। ठीक है, तो अब इस पॉइंट लोड की वजह से जो सपोर्ट रिएक्शन होगा वो निकालना आपको आता है। लास्ट केस में ही हम लोगों ने देखा है कि अगर ये केस होगा RA कितना हो जाएगा, RA इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, PB/L, A में B का डिस्टेंस। ठीक है, तो PB/L रखेंगे तो कितना हो जाएगा, P है हमारा WL/2 और B हो जाएगा 2L/3 डिवाइडेड बाई L। ठीक, तो एक L कट गया और तो ये 2 भी कट गया। ठीक है, तो WL/3 हो जाएगा। अगर ये
फोर्स WL/3 है, तो WL/2 में से WL/3 को घटाएंगे तो WL/6 हो जाएगा। देखिए यही वैल्यू हमारी निकल जाती है। हमने ये काम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख के भी किया है, क्योंकि दिस इज द फंडामेंटल मेथड। ठीक है, फंडामेंटल मेथड या जो हमारा स्टेप है वो यही है, और ये भी वैल्यू आई है तो ये इसी स्टेप से आई है। पिछले क्वेश्चन में हमने ये पूरा स्टेप किया तब ये वैल्यू आई है, जिसको हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखते हुए ये लिख दिया है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज द फंडामेंटल वे ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स फॉर सपोर्ट रिएक्शंस। तो आप इस फंडामेंटल तरीके से चलेंगे तो यही होगा, एक बार मोमेंट को और एक बार फोर्स को और एक बार मोमेंट को इक्वेट करेंगे तो ये मिल जाएगा सिग्मा m और सिग्मा y। तो ये मिल गया हमारा सपोर्ट रिएक्शन। अब सपोर्ट रिएक्शन मिल गया, यहाँ पे जो फोर्स है उसका नेचर एक ही जैसा है। इधर अगर हम इसको कट भी करते हैं कहीं पे, ठीक है, तो ट्रायंगल ही लग रहा है। यहाँ भी कट करेंगे तो एक ट्रायंगल ही लगेगा। तो किसी एक ट्रायंगल को हम डील कर लेंगे तो हर हिस्से में उसी ट्रायंगल को x के हिसाब से वेरी करा देंगे तो हमें पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस केस में वेरिंग लोड है, बट वी हैव टू सॉल्व फॉर ओनली वन सेक्शन। ठीक है, तो ओनली वन सेक्शन इज सफिशिएंट, वन स्पैन विल बी इनफ टू एनालाइज द SF एंड VM। तो हम लोग एक स्पैन AB ले लेते हैं और हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं, मैंने हमेशा कहा था कि जिधर कम फोर्स हो उधर लेना है। तो अगर हम इस हिस्से से काटते हैं तो हमारा फोर्स भी जो है देखिए ट्रेपेजॉइड बनाएगा, और इधर से काटते हैं अगर राइट हिस्से को लेते हैं कट करने के बाद तो ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल का एरिया निकालना और कैलकुलेट करना आपके लिए थोड़ा आसान है रेदर दैन दिस ट्रेपेजॉइड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सेक्शन इस तरीके से कट करेंगे। कोई सेक्शन हमने AB के बीच में B से X डिस्टेंस पे कट कर लिया, ठीक है, ताकि ये और राइट हिस्से को लिया है ताकि ट्रायंगल मिले। इधर आगे बढ़ने पे ये पूरा ये पॉइंट A है, ये B है। ठीक, B से X डिस्टेंस पे हमने कोई सेक्शन ले लिया, ये वैल्यू B पे X की वैल्यू 0 हो जाएगी और A पे X की वैल्यू L हो जाएगी। ठीक, तो इस यहाँ पे ये दिख रहा है आप लोग को, ऐसे ये पूरा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लें, अब मुझे अगर शियर फोर्स निकालना है तो मुझे फाइनली क्या करना होगा, इस सेक्शन के इधर जितना भी फोर्स लग रहा है उसको जोड़ना होगा। तो ये सपोर्ट रिएक्शन तो हमें पता है, लेकिन इसको भी तो जोड़ के लिखना होगा। तो इस फोर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसके इस लोडिंग डायग्राम का एरिया। तो इस लोडिंग डायग्राम में मुझे इस हाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वी नीड टू हैव द हाइट ऑफ दिस पॉइंट, सॉरी हाइट ऑफ द लोड इंटेंसिटी एट दिस सेक्शन x। ठीक, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे W है, तो इसके बीच में W और 0 के बीच का कोई वैल्यू मिलेगा। सिमेट्रिक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल O, इसको हम लिखते हैं कोई पॉइंट D लिख दिया या C लिख दिया और इसको D लिख दिया, इसको A लिखा है, इसको हमने, ये पॉइंट B है ना हमारा, BCDE। ठीक है, तो ट्रायंगल BCD में और BAE में क्या हो जाएगा, W/L, यानी ये हिस्सा W है और ये पूरी लेंथ L है, तो W/L इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हमने W स्मॉल x कहा, ये जो है सबस्क्रिप्ट में है WX। ठीक है, इसको ये मत समझिएगा आप लोग कि W इंटू x है, ये हमेशा सबस्क्रिप्ट में है जो यहाँ की हाइट को बताता है। तो WX/x, ठीक है, WL/L इक्वल टू WX/x। तो WX की वैल्यू आपको निकालनी है, WX इक्वल टू W सबस्क्रिप्ट x इक्वल टू W इंटू x डिवाइडेड बाई L। ठीक है, तो ये यहाँ की वैल्यू हो गई। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू WX इंटू x, ये हो जाएगा, तो 1/2 इंटू WX इंटू x। अब WX की वैल्यू यहाँ पे हम ये वाला पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग को मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, WX²/2L, W इंटू x²/2L। इस चीज़ को यहाँ लिखा गया है WX²/2L। देखिए यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया है, इस पूरे लोड का इक्विवेलेंट लिख दिया है यहाँ नीचे, x डिस्टेंस में ये WX इंटू x/2 यानी WX²/2L, और ये भी लगेगा कहाँ पे, B से 2x/3 डिस्टेंस पे, चूँकि ये x तक ही कंसिडर कर रहे हैं, तो 2x/3 और इधर से x/3। तो मैंने इसके इक्विवेलेंट पॉइंट लोड को यहाँ लिख दिया है, जिससे कि हमें Vx और Mx निकालना आसान होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज द इक्विवेलेंट लोड डायग्राम फॉर द सेक्शन। तो अब हम Vx लिखेंगे कितना, इस सेक्शन पे
इस सेक्शन पे वी एक्स कितना हो जाएगा, सारे फोर्स का अलजेब्रिक सम जो भी इसके राइट साइड में है। तो राइट साइड में ये राइट और डाउन है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा क्योंकि राइट अप है। तो हम लिखेंगे WX²/12 पॉजिटिव में क्योंकि राइट डाउन है, और राइट अप है तो इसको माइनस में लिख दिया। ठीक, इसके बाद वी एक्स हमारा ये निकल गया। अब इसका नेचर हम देखेंगे तो एक्स का स्क्वायर है, यानी ये सिर्फ पैराबोलिक होगा, एक्स स्क्वायर है तो पैराबोलिक। एम एक्स लिखेंगे, एम एक्स में क्या होगा, सम ऑफ ऑल मोमेंट्स ड्यू टू ऑल मोमेंट्स और अप्लाइड फोर्सेस। तो इस फोर्स की वजह से मोमेंट कितना होगा, ये लोड इंटू x/3। तो यहाँ पे हमने लिखा ये लोड इंटू x/3, और ये लोड क्या चाहेगा, इस तरह से रोटेट करना बीम को उल्टे कटोरे की तरह, तो माइनस हो गया हॉगिंग। और ये वाला लोड जो है बीम को ऐसे रोटेट करेगा, बीम को इस तरीके से रोटेट करेगा। तो इस WL/6 की वजह से ये सैगिंग हो गया, तो यहाँ पे हमने सैगिंग लिख दिया, यहाँ हॉगिंग लिख दिया, हॉगिंग और सैगिंग। इन दोनों को जोड़ने पे x³ हो गया, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया, x का क्यूब है। ठीक है, तो हमें अब ये पता चल गया है कि जो शियर फोर्स का डायग्राम है वो पैराबोलिक होगा और ये क्यूबिक होगा। देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हम लोग अगर सिर्फ पॉइंट लोड लगाते हैं तो शियर फोर्स कांस्टेंट दिखता है। अगर हम लोग यूडीएल लगाते हैं तो शियर फोर्स लीनियरली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखता है। अगर हम लोग यूवीएल लगाते हैं तो शियर फोर्स पैराबोलिक हो जाता है। ठीक है, और हमेशा जो बेंडिंग मोमेंट है वो शियर फोर्स से 1 डिग्री हाइयर रहती है, क्योंकि मोमेंट कभी भी फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो हमेशा डिस्टेंस वाला टर्म जो है 1 डिग्री से हाई रहेगा। जैसे अगर शियर फोर्स हमारा P इंटू एक्स आ गया, ठीक है, या समथिंग इंटू एक्स आ गया, तो अगर BM निकालेंगे हम तो BM की वैल्यू देखेंगे हम तो समथिंग इंटू x² हो जाएगा, सम कांस्टेंट इंटू x², क्योंकि इसमें x का एक वैल्यू मल्टीप्लाई होगा। तो हमेशा बेंडिंग मोमेंट जो है शियर फोर्स से 1 डिग्री हाई होगा। तो देखिए ये अगर पैराबोला है तो इसे 1 डिग्री हाई यानी क्यूबिक मिलेगी। जिस क्वेश्चन में आप देखते होंगे शियर फोर्स कांस्टेंट मिलता है, उस केस में बेंडिंग मोमेंट जो है लीनियरली इंक्रीज या डिक्रीज करती है। शियर फोर्स अगर लीनियरली इंक्रीज कर रहा है तो बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे पैराबोलिकली वेरी करेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 हो गई। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपको मिला है। अब जो है इस क्वेश्चन में हमने Vx और Mx को दिखा दिया। अब हम दोनों एंड पे वैल्यूज को लिखते हैं। एंड B पे x की वैल्यू 0 है, एंड A पे x की वैल्यू L है। ठीक, तो VB हो गया -WL/6, VA हो गया WL/3, MB हो गया 0 और ये MA जो है वो 0 हो गया। तो अब चूंकि B पे भी 0 है और इस पे भी 0 है, दोनों एंड पे 0 है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम या मिनिमम मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस ग्राफ को कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, इसके बीच में क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक, तो क्यूबिक इक्वेशन है तो ये इसका मतलब कि बढ़ेगा और बढ़ने के बाद घटेगा, तभी तो 0 पे पहुँचेगा। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो बढ़ने के बाद घटना चाहिए। क्यूबिक इक्वेशन है तो ये ऐसे बढ़ेगा। अब इस ग्राफ को अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक और चीज़ पूछा गया है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द स्पैन एंड कोरेस्पॉन्डिंग लोकेशन। इस केस में हमें बेंडिंग मोमेंट, चूंकि ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्री रहता है तो हम लोग सीधे कहते हैं कि मिड स्पैन पे मैक्सिमम मोमेंट लगेगा सिंपली सपोर्टेड में। ठीक है, और जो कैंटिलीवर होता है वहाँ पे सिमेट्रिक लोडिंग के कंडीशन में उसके फिक्स सपोर्ट पे सबसे ज़्यादा मोमेंट लगता है। तो इस केस में चूंकि लोड जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, ट्रायंगुलर है, बढ़ता जा रहा है। इस हिस्से में ज़्यादा लोड है और बी के नज़दीक जो है कम लोड है, तो बेंडिंग मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं होगा और मिड स्पैन पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कहाँ मिलेगी उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो हाउ विल यू डू इट, ये शियर फोर्स का जो ग्राफ है वो आपको हेल्प करेगा। शियर फोर्स का ग्राफ देखिए, यहाँ पे क्या है, VB है -WL/6, यहाँ पे लिखा हमने माइनस साइन और यहाँ पे लिखा प्लस साइन, प्लस WL/3 है ना, ये वाला। तो ये शियर फोर्स जो है माइनस से प्लस की ओर गया है। ठीक है, और ये क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन है। Vx का इक्वेशन पैराबोलिक है, तो ये पैराबोला की तरफ जाएगा और माइनस से प्लस की तरफ जाएगा। कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन ये 0 कहाँ होगी वो नहीं पता है।
तो ये निकालना पड़ेगा हम लोग को। और जहाँ पे 0 होगी शियर फोर्स की वैल्यू, उस जगह पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। उसी पॉइंट को हम लोग सेक्शन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहेंगे। इस कर्व को खींचेंगे, लेकिन अभी तब तक हम इसको नहीं खींचेंगे जब तक कि हमें ये नहीं पता हो। मान लीजिए हमने खींचा, बिना इस लोकेशन को निकाले सीधे खींच दिया, तो हो सकता है हम ऐसे भी खींच दिए होते। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 0 कहाँ है, तो हम उससे होके पास कराएंगे इस कर्व को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाला है Vx के इक्वेशन को 0 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई L/√3 यानी, और x जो है हम b से डिफाइन करते हैं, तो b से x की वैल्यू L/√3 जो होगी, वहाँ पे हमें 0 शियर फोर्स मिलेगा। तो अब हम इस ग्राफ को खींच पाएंगे। इस ग्राफ को डायरेक्टली हम नहीं खींच सकते थे, जब तक हम इस चीज़ को एनालाइज नहीं करते इस ग्राफ को खींचना आसान नहीं था। तो हमने अब ये दिखाया है कि ये वाला जो है शियर फोर्स 0 जहाँ हो रहा है उसकी डिस्टेंस L/√3 यानी 0.57 L है, और ये वैल्यू जो है L-L/√3 है जो कि 0.43 L है। तो B से ज़्यादा दूर जाएंगे तब शियर फोर्स 0 होगा। ठीक है, और A के नज़दीक में चूँकि ये 0.57 है और ये 0.43 है, तो B तो हाफ स्पैन के आगे जाने पे शियर फोर्स 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जो है A के नज़दीक में होगा। अब ध्यान से देखिए, A के नज़दीक में फोर्स भी ज़्यादा है। ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल में ज़्यादा फोर्स जो है A के नज़दीक में लगेगा, तो बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको A के नज़दीक में मिलेगी, मिड स्पैन पे नहीं मिलेगी। तो BMD डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें x मिल गया L/√3। mx की वैल्यू जो है वहाँ पे x का जो ये मान आया है, जहाँ पे v 0 है, Vx जहाँ पे 0 होगा, x के उस वैल्यू को अगर हम mx के इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि dm/dx वो होता है v, और ये जब 0 होगा तब m मैक्स या m मीन मिलेगा। तो हमने क्या किया, v को 0 किया और v का 0 जिस x के लिए है उस x को पुट कर दिया, तो हमें m की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं m का जो ये वैल्यू है 0 है और 0 है, और ये प्लस आ रहा है m मैक्स, तो ये ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू है। अगर निगेटिव आता तो कहते वो मिनिमम वैल्यू है। तो m मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और उसको कर्व से मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। और आगे आपको जब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर निकालना होगा तो वहाँ पे भी आपको यही करना होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कैसे निकलेगा, मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा हो जहाँ पे BMD ऐसे वेरी कर रहा हो। ठीक, BMD ऐसे वेरी कर रहा हो, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है, जहाँ पे मोमेंट 0 हो या मोमेंट अपना साइन चेंज करे, तो उस केस में m को हम लोग 0 पुट करेंगे। और m को 0 पुट करने से x की जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर हो जाएगा। तो यहाँ पे लगभग सेम प्रोसेस है। यहाँ पे हम शियर फोर्स में 0 पुट करके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, मोमेंट को 0 इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या बात की, इससे पहले UDL को हमने देखा था, बट UVL को पहली बार हमने डिस्कस किया है। तो UVL अगर लग रहा हो किसी भी बीम पे, सिंपली सपोर्टेड बीम पे या कैंटिलीवर पे, तो हम उसको इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसके रिलेटेड SFD BMD ड्रॉ कर सकते हैं। UVL लगने के केस में क्या होता है कि आपको मैक्सिमम शियर फोर्स या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है उसका लोकेशन एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि मिड स्पैन में लगेगा। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, v की वैल्यू को, उससे x निकलता है, उससे हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर निकालना हो तो वहाँ पे हम m को 0 करेंगे, जिससे कि हमें उसकी वैल्यू पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर की मिल जाएगी, यानी किस लेंथ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिल रहा है उसका पोजीशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखा था, और अगला क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, जिसमें कि हम लोग फर्दर अगर किसी सिंपली सपोर्टेड बीम में एक मोमेंट लग रहा हो तो उसको कैसे डील करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।